नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलेश सिंह और आज हम बात करेंगे 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र की। जी हां, 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है और इसको लेकर कई तरह के विवाद भी शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें तो माना जा रहा था कि पहले ये जो सत्र है, विशेष सत्र, ये कोई किसी विशेष मुद्दे के लिए बुलाया गया, लेकिन जब सरकार ने अपना एजेंडा घोषित किया तो उसमें जो सारी चीजें आई वो बिल्कुल रूटीन वर्क की तरह लगी, बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं। वे एजेंडे हैं, पहला तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्य अवधि के लिए जो विधेयक है वो है। दूसरा डाकघर विधेयक है। तीसरा अधिवक्ता संशोधन विधेयक है और चौथा प्रेस आवधिक पंजीकरण विधेयक है। ये चारों विधेयकों को अगर देखा जाए तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त का जो उनकी नियुक्ति और उनके जो सेवावधि का जो विधेयक है वही एक महत्वपूर्ण लग रहा है। बाकी सामान्य सी बातें, हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं हमारे सलाहकार संपादक राजेंद्र तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और जैसा कि विशेष सत्र को लेकर है, एजेंडा भी घोषित हो गया है, लेकिन एक बात भी आ रही है, क्या इन सारी चीजों के लिए इस विशेष सत्र की जरूरत थी? इस बात को जयराम रमेश जी ने भी उठाया, जो कांग्रेस के नेता हैं। और एक ये भी माना जा रहा है कि ये नए संसद भवन में जो प्रवेश करने का भी एक बहाना माना जा रहा है। क्या लगता है? नहीं, देखिए, इसमें जो सामने दिख रहा है तो मुझे तो उससे कुछ ज्यादा नजर आता है जी। गिनाया गया है। देखिए, जो आपने विधेयक गिनाया, इनमें से कोई विधेयक ऐसा नहीं है जिसके लिए तुरंत जरूरत हो। चुनाव आयुक्तों वाला भी है तो नहीं पास होगा तो पिछली व्यवस्थाएं चलती रहेगी, तो ऐसा नहीं उसकी वजह से कोई काम रुकने वाला है। तो ये कोई बहुत जरूरी काम नहीं थे जिनके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। जिस डिस्कशन की बात हुई है, जो एक टॉपिक दिया उन्होंने 75वें साल वाला चर्चा, तो वो पहले भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई नए विषय में चर्चा करने के लिए बुलाया हो। 2021 में एक बार पहले वो चर्चा उस तरह की हो चुकी संसद में। और अगर नए संसद भवन में जाने की बात है तो वो अगले जब शीत सत्र शुरू होता तो उसमें भी जा सकते थे। तो मुझे तो कहीं ना कहीं क्या जो जयराम रमेश ने जो अंदेशा जाहिर किया है कि कोई ना कोई एजेंडा जरूर है जो कि अंतिम समय में सामने सरकार ला सकती है, क्या वाकई ऐसा? देखिए, जयराम रमेश ने क्या जाहिर किया क्या नहीं, मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि सरकार का अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो इसी तरह का रहा है, कोई चौंकाने वाली चीज कर देना। इस बार भी उम्मीद है कि कोई ना कोई तो जैसे पिछला सत्र था, तो पिछले सत्र में आपने एकदम बिना किसी उसके आ गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदला जाएगा, ये बदला जाएगा, वो सब नए आप ले आए। आप ये भी राज्यसभा में प्रस्तुत हो गया था, आपका चुनाव आयुक्त वाला, इस पर भी पहले कोई बात नहीं थी, एकदम से आ गया। तो और मणिपुर पे जो होना था उन्होंने उसको कितना टालते रहे, जबकि तरीका उसका संसद का ये रहता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो बाकी सारे जो बिजनेस हैं उनको रोक के पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सारे बिजनेस खत्म कर लेने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई जी। तो इसलिए सरकार का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या है उनकी मंशा, क्या है उसके पीछे। ये एक जो पहला जो एजेंडा है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी सेवावधि कार्यकाल का जो है विधेयक, इसको लेकर भी विवाद है। ये माना जा रहा है, विपक्ष ने भी अंदेशा जाहिर किया है कि जो मुख्य न्यायाधीश जो कमेटी में होते हैं चुनने के लिए, तो प्रधानमंत्री होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन इस बार शायद मुख्य न्यायाधीश के बजाय किसी कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने की बात आ रही है। नहीं, वो शायद नहीं है, उस अधिनियम जो विधेयक है उसमें है ये बात। मुख्य न्यायाधीश को नहीं, जो कमेटी रहेगी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, ठीक है, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर। उस पर जो सवाल है वो सवाल ये है, कैबिनेट मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री, क्योंकि कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री की चुनी हुई होती है, तो वो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो जा नहीं सकता, वो इंडिपेंडेंट राय नहीं हुई कैबिनेट मिनिस्टर। तो 3 लोगों की कमेटी में, और ये भी उसमें नहीं कहा गया कि आम सहमत से चुना जाएगा, जिससे कि जो तीसरा आदमी एक अलग आदमी है विपक्ष का नेता, उसकी कोई वैल्यू रह जाए। अगर आम सहमत की बात को तब तो हो जाएगा कि भाई सर्वसम्मत से ही चुना जाएगा, तब तो उसकी वैल्यू है।
नहीं तो इस 3 लोगों की कमेटी में उसकी क्या वैल्यू है? और आज की सरकार में क्या कोई ये सोच सकता है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर मोदी जी की राय के खिलाफ राय देगा? और उस कमेटी छोड़ दीजिए, क्या बाहर कोई राय दे सकता है? कैबिनेट के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो नहीं, पहले जो सरकारें रहती थी उनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स अपनी राय रखते थे। कई बार चीजें संभव नहीं हो पाती थी प्रधानमंत्री चाहने के बावजूद, लेकिन आज की स्थिति में तो ये हो ही नहीं सकता है कि कोई वो अगले दिन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहेगा। जो अब तक जो रहा है उसमें तो ये है। तो इसमें खतरनाक चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं है कि चयन कैसे होगा, इसमें खतरनाक चीजें ये हैं कि डिग्रेड किया जा रहा है चुनाव आयुक्त के पद को, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर, जज के बराबर के रैंक का होता है, अब वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर के रैंक का होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर के रैंक का होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी राज्य मंत्री से भी नीचे की रैंक का होता है। तो आप पहले स्थिति समझिए कि चुनाव आयोग को कहां पहुंचाया जा रहा है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है देश में चुनाव कराने की। हाँ, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर का होगा, मतलब राज्य मंत्री से नीचे का दर्जा उसका होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये जो कमेटी है, इस कमेटी पर जो उसमें बताए गए तरीके कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर उपलब्ध नहीं है या उसको नामित नहीं किया गया है तो भी चयन हो सकेगा, अगर विपक्ष का नेता उपलब्ध नहीं है तो भी चयन हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि 3 लोगों में तीनों का मौजूद होना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं जो कोरम की जो मान्यता वो कोई है, वो नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो जब ये सब चीजें हैं तो ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको नियुक्त कर देंगे। तो एक तरह से लोकतंत्र का एक लिमिटेड संस्करण आ जाएगा। ये लोकतंत्र को सीमित करने का तरीका है, या आप दूसरी तरह से कहें इसी को अधिनायकवाद कहते हैं कि जो टॉप पे बैठा आदमी है उसकी मर्जी से सब कुछ चलेगा। तो ये उस दिशा में संख्या बल क्या था? संख्या बल तो लोकतंत्र में, आप लोकतंत्र के जरिए जो अधिनायकवाद आता है वो ऐसे ही आता है जैसे आजकल आ रहा है। अब उस जब संख्या बल हो जाएगा तब वो संख्या बल की जरूरत आप खत्म कर दीजिए, ये भी हो सकता है। तो वो चीजें भविष्य के गर्त में है, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। चलिए उम्मीद की, लेकिन ये खतरनाक चीजें हो रही हैं। और ये भाई तरीका तो यही होना चाहिए था, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था का सम्मान लोकतंत्र के सम्मान के तौर पर होना चाहिए था। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आप जो अब तक चुनाव आयुक्त की जो हैसियत थी उस हैसियत को भी डिग्रेड कर दे रहे हैं और मैसेज आप दे रहे हैं आप कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आप डिग्रेड कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं, और बहुत क्रूड शब्दों में कहें तो उनको उनकी औकात बता रहे हैं। ये चलिए देखते हैं अब इस पर क्या होता है विशेष सत्र में। आपने जैसा कहा कि विवादों से जुड़ा रहा ये नाता, अब इसमें जो एजेंडे का शुरू में नहीं होना, अभी यूनिफॉर्म को लेकर विवाद आ गया है। क्या लगता है आपको कि यूनिफॉर्म वाला मामला? अब यूनिफॉर्म बदलने की जरूरत क्या थी? पहले ये बताना, सरकार को बताना चाहिए यूनिफॉर्म क्यों बदला। और उसमें भी कमल फूल जो कि चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी। तो ये देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पुष्प है हमारा। लेकिन एक नैतिकता कोई चीज होती है, उसको जो मौजूदा सरकार है हर जगह उस नैतिकता को त्याग करके काम करे। वो कहीं लिखा नहीं होता है, कुछ चीजें नैतिक जिम्मेदारी आपकी होती, आप मॉरलिटी होती, उस मॉरलिटी का इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री विपक्ष को निशाना नहीं बनाते। सरकारी खर्चे पे जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में आप विपक्ष को निशाना बनाते हैं। तो ये मॉरलिटी का, यहाँ मॉरलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए वो जो कर रहे हैं उनके अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो कर रहे हैं। सर अगर पिछले दिनों की बात करें तो कुछ समय से कुछ मुद्दे जो है वो काफी चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे, और इस पर देश में दो अलग राय बनी। एक तो सनातन को लेकर जो अभी स्टालिन ने और तमाम नेताओं ने बातें कही, उसको लेकर भी विवाद पैदा हुआ है। दूसरा इंडिया बनाम भारत, G20 में भी भारत संबोधन था। इसके अलावा जो मोहन भागवत ने अपना बयान दिया था,
और उसके तुरंत बाद ऐसा हुआ, एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। और ऐसे कई विवाद, एंकरों का जो बहिष्कार किया गया इंडिया गठबंधन के द्वारा, ये सारे मुद्दे इस विशेष सत्र में कितने महत्वपूर्ण होंगे और क्या इन पर हंगामा होने की आशंका है? देखिए, सारे मुद्दे नॉन इशू हैं मेरे हिसाब से। सनातन को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में साउथ से वो बात आई, साउथ में एक आंदोलन का इतिहास रहा है, और वो जब सनातन की बात करते हैं तमिलनाडु के लोग, तो वो सनातन का मतलब है कि जो हमारे समाज में, हिंदू समाज में जो एक वर्ण व्यवस्था रही है, उसके आधार पर जो भेदभाव होता रहा है, उससे लड़ने की बात हम यहाँ पर उसको प्रस्तुत करते हैं नॉर्थ इंडिया में कि साहब ये जो है वो धर्म खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम में से कितने लोग नॉर्थ इंडिया में जो अपने को सनातन धर्म का कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। तो सनातन मतलब यहाँ ये हो रहा है जी। अब इस तरह से बहुत सारे इश्यूज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ये भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ऐसे इंडिया भारत, वो तो संविधान में है, चाहे भारत को चाहे इंडिया को। अब भारत को, उसको विवाद की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उससे विवाद बनाया जा रहा है कि इंडिया गुलामी की भाषा है। तो इतिहास भी हमें गलत बताया जाता है। इंडिया तो बाइबिल कब लिखी गई? बाइबिल में इंडिया का जिक्र है, तो एक गुलामी भाषा कैसे है? ग्रीक्स ने यह शब्द दिया है इंडिका, हाँ, ईसा से 600-400 साल पहले मेगास्थनीज के उसमें ये आया है। लिखी है इसमें। तो ये एक जो अपने देश में बहुत सारी चीजें इस समय चल रही हैं कि जो सही इंफॉर्मेशन है उसको गलत तरीके, मतलब तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके, पहली बात, और दूसरा गलत तथ्यों के तौर पर गलत बातों को सामने रखते। तो क्या ये सब मुद्दे संसद में इस बार विपक्ष के लिए हथियार का काम करेंगे? हथियार इसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस पर बात होनी चाहिए और इस पर हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है इसके जरिए। तो भाई हम ये कैसे मान के चला जा सकता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को टारगेट करता रहेगा और विपक्ष उसे स्वीकार करता रहेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में होती, क्या वो स्वीकार करती? क्या मोदी जी स्वीकार करते अगर विपक्ष में होते? तो नहीं स्वीकार करते। तो ये तो एक संसद का जो तौर तरीका होता है वो है, उसमें ये चीजें हंगामा होना तय होगा। एक जो एंकरों को जो बहिष्कार किया गया है, 14 एंकर को लिस्ट बनाई गई इंडिया गठबंधन के द्वारा, इसको इस संसद से जोड़ के आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये मुद्दा हालांकि अलग है, लेकिन क्योंकि संसद का विशेष सत्र हो रहा है, तो ये हमारा अधिकार है कि हम आपके निमंत्रण पे आपके यहाँ जाएं या ना जाएं, ये तो हमारा अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम 14 लोगों के निमंत्रण में नहीं जाएंगे हमारे लोग, तो इसमें बहिष्कार कहाँ है? इसमें कोई, आप तमिलनाडु का पता करिए, आप तमिल चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी ने उनका बहिष्कार कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तमिल चैनल पर नहीं जाएगा। आप जवाब दें, क्यों नहीं जाएगा, क्यों बहिष्कार कर रखा आपने? और यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी करके एनडीटीवी का बहिष्कार किया था, प्रेस रिलीज जारी करके, ठीक है। और वही भारतीय जनता पार्टी आज इस पर ऐसे खड़ी है कि जैसे पता नहीं। इस पर सरकार को बोलना नहीं चाहिए था, पहली बात। भारतीय किसी उसको उनका अधिकार है। मैं तब भी ये कहता था रवीश कुमार के प्रोग्राम में जाए या ना जाए कोई, ये उनका अधिकार है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। भाई कोई जबरदस्ती है कि मुझे आप बुलाओगे तो मैं आऊं ही, डेमोक्रेसी है, मेरा अधिकार है, मैं जाऊं या ना जाऊं। उन लोगों ने तय किया कि हम नहीं जाएंगे, ठीक। उन्होंने कोई बैन तो लगा नहीं दिया कि भाई इनके, और बैन तो सरकार लगाती है, बैन तो वो लगा नहीं सकते, ना लगाया है उन्होंने। तो इस पर मुझे लगता है कि ये फालतू का इशू बनाया जा रहा है बहुत सारे चैनल्स पर, जिस तरह की डिबेट का जो वो हो गया है, क्वालिटी हो गई है, स्तर हो गया है। हमें पत्रकारिता में ये सिखाया गया, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें पत्रकारिता में सिखाया गया, जो पावरफुल लोग हैं वो जो गड़बड़ करते हैं उसके खिलाफ जनता के लिए आपको खड़े होना है। जिसके हाथ में सत्ता है उसके खिलाफ आपको खड़े होना, मतलब उसकी आलोचना करना है।
जिसमें कि सत्ता निरंकुश ना होने पाए, सत्ता कोई गलत काम ना करने पाए। जो जिनके हाथ में पॉलिसी वॉलिसी बनाने नहीं है, उनसे सवाल क्या जवाब क्या मांगेंगे? सवाल तो उससे कि जो काम कर रहा है, जिसमें जिम्मेदारी है, विपक्ष जवाब। लेकिन आज उल्टा हो गया है कि साहब हर आदमी विपक्ष से जवाब मांगेगा। ये कोई पत्रकारिता नहीं है, मेरी समझ में तो नहीं है। पत्रकारिता वो है कि आज मान लीजिए झारखंड में सरकार कहती है कि साहब हमने एक दीवार बनाई जिससे लोगों की सुरक्षा होगी, तो एक पत्रकार के तौर पर हमारा पहला काम होगा उसको मुक्का मार के देखें कि ये दीवार कितना मजबूत है। पोली तो नहीं है ये, अगर पोली है तो खबर है, मजबूत है तो खबर नहीं है, क्योंकि मजबूत बनाने की जिम्मेदारी तो है ही है, उसे करना ही करना, खराब बनाने की जिम्मेदारी थोड़ी है। तो दिक्कत ये हो गई है कि हम, और इसमें एक बड़ी दिक्कत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो फैला रखा है कि साहब लोग भी बहुत बड़ी संख्या में मानने लगे हैं कि ये पत्रकारिता नहीं है जो सरकार, पॉजिटिव जर्नलिज्म कुछ नहीं होता है। जर्नलिज्म इज जर्नलिज्म, पॉजिटिव जर्नलिज्म कोई चीज नहीं होती है। पॉजिटिव जर्नलिज्म क्या है? पॉजिटिव जर्नलिज्म ये है जब आपके जीवन पे कोई असर पड़ा है, जो चीजें हो रही है, उस असर पे स्टोरी करिए, तो वो इम्पैक्ट, वो स्टोरीज पर भी बैन है कि भाई अगर नोटबंदी की वजह से आपके जीवन पे असर पड़ा, वो स्टोरी करे तो दिक्कत है। आप अगर किसानों की दुगनी आय हुई कि नहीं हुई, उस पर स्टोरी करें तो दिक्कत है। तो पॉजिटिव स्टोरी तो वहां से निकलेंगी। अब ये जिम्मेदारी सरकार की है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा हो, इसमें पत्रकार की गलती तो है नहीं, लेकिन अब ये माना जा रहा है तो पत्रकार की गलती है। एक बड़े एंकर को, एक बड़े जर्नलिस्ट को इस तरह की स्टोरी करने हटा दिया गया। सब लोग जानते हैं, इस बार नाम लेना जरूरी नहीं है। चलिए, बहरहाल तो ये तमाम मुद्दे हैं, और जो संसद का विशेष सत्र होगा उस पर सबकी नजर भी रहेगी, क्योंकि कई मायनों में ये सत्र महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तो पहली बात कि संसद के नए भवन में, जिसका बहिष्कार विपक्ष ने उद्घाटन के समय किया था, अब वो पहली बार यहाँ भी जाएंगे, और वहाँ का माहौल जो है, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं, यूनिफॉर्म बदल रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर विपक्ष की क्या भूमिका होगी, विपक्ष का क्या उस वक्त संसद के अंदर उसका नजरिया होगा, ये भी देखना है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही चर्चाओं को देखते रहने के लिए आप हमें फॉलो करें। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी खबरों को शेयर करें। नमस्कार।